सो हे एवरीवन, माई सेल्फ अधीर शर्मा। और आज के इस सेशन में हम लोग स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं रिगार्डिंग द चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। लास्ट सेशन में मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड की एक समरी दी थी जिसमें आपका पूरा एनसीईआरटी कवर हो गया था और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर हो गए थे, जिसमें मैंने पिक्चर्स का भी यूज़ किया था ताकि आपकी रिटेंशन पावर स्ट्रॉन्ग हो, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। आज के इस सेशन में हम लोग 20 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि मेडिकल एग्जाम में और एज वेल एज ये आपको हेल्प करेगा आपके 11 के आप बोर्ड्स दोगे उसमें भी। सो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ये मेरे खुद के बनाए हुए खुद के फ्रेम किए हुए क्वेश्चन हैं। इसमें अगर आपने रिवाइज करना है पूरा लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को, तो आप जस्ट इन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस को, इन 20 क्वेश्चंस को देख लोगे तो आपका पूरा जो चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएगा। 99% आपका चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना। होपफुली पर क्वेश्चन हम लोग 1 मिनट देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। क्वेश्चन में क्या है उसको मैं समझा दूंगा, क्या उसका मतलब है ना। जहाँ पे स्टेटमेंट रॉन्ग होगी उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा डेफिनेटली। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास पहली स्टेटमेंट आ चुकी है। पहली स्टेटमेंट हमसे कहते हैं कि इफ़ वी वेयर टू इंक्रीज द एरिया डेट वी मेक ऑब्जर्वेशन इन द रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म डेट वी वुड सी इंक्रीज। सेकेंड स्टेटमेंट हमसे कहती है देयर आर अबाउट 1.6 to 1.8 मिलियन स्पीशीज ऑन अर्थ। सो पहले स्टेटमेंट मुझे देख के सही लगती है। कैसे? देखिए, लेट्स सपोज कि ये आपका एक ऑब्जर्वेशन एरिया है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को। अब लेट्स से यहाँ पे आपकी 4 वैरायटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म है और इस ऑब्जर्वेशन एरिया के बाहर भी आपकी 4 वैरायटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म है। पर अगर आप अपना ऑब्जर्वेशन एरिया को बढ़ा दोगे तो अब आपके पास लगभग 8 वैरायटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट यही कह रही है और ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है। आई थिंक ये आपका फर्स्ट पेज में ही आपका लाइन दिया हुआ है, आप इसको मिस आउट कर जाते हो रीडिंग में। इफ़ वी वेयर टू इंक्रीज द एरिया डेट वी मेक ऑब्जर्वेशन इन द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म डेट वी वुड सी इंक्रीज। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि आपने पढ़ा है एनसीईआरटी, अगर आपने रीड कर रही है तो आप बता पाओगे कि ये 1.7 से 1.8 जो है ये नंबर आता है, ना कि 1.6। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है यहाँ पे। लेट्स गो फर्दर। तो पहली सही है, सेकंड रॉन्ग है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ICBN अकाउंट्स फॉर नेमिंग ऑफ एनिमल्स। सेकंड स्टेटमेंट हमसे कहती है ICZN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। सो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। ICZN, I स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, C कोड, Z जूलॉजिकल एंड नॉमेनक्लेचर। ये सेकंड स्टेटमेंट तो आप बिना देखे आप सही मार सकते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ICBN अकाउंट्स फॉर नेमिंग ऑफ एनिमल्स। अब सेकंड स्टेटमेंट जो कि आपको पता है सही है, इससे भी आप ये फर्स्ट स्टेटमेंट को जज कर सकते हो। आपको पता है एनिमल्स की नेमिंग के लिए ICZN आता है, बट यहाँ तो ICBN आ रहा है। तो ऐसे भी आप फिगर आउट कर सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है। बट आपको अगर इसका फुल फॉर्म पता है तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ये B स्टैंड्स फॉर बॉटनिकल, जो कि प्लांट्स की नेमिंग में यूज होता है। तो यहाँ पे ये एनिमल्स की नेमिंग बोला, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है और सेकंड जो है वो सही हो जाती है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? Both word in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin। हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। जब भी बायोलॉजिकल नेम को हम लोग हैंड रिटन मतलब हाथ से लिखते हैं तो हम लोग 2 काम कर सकते हैं। वो 2 काम बताएंगे कि वो लैटिन ओरिजिन की लैंग्वेज है, उससे हमें पता चलता है कि हाँ ये भाषा जो है ये लैटिन में है, ठीक है, ये जो नाम है लैटिन से आया है। पहला काम ये है कि उसको हम लोग लिखे बोल्ड में और नीचे सेपरेटली उसको अंडरलाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंजी फेरेंडिसा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मैंजी फेरा इंडिसा। इसको सेपरेटली अंडरलाइन करो या इसको इटैलिक्स में लिखो, ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके इटैलिक्स में लिखो। ये 2 तरीके हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि कोई लैंग्वेज जो है वो लैटिन ओरिजिन की है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट हमसे कहता है कि द फर्स्ट वर्ड ऑफ स्पीशीज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर व्हाइल द फर्स्ट वर्ड ऑफ जीनस स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है।
कहाँ से गलती है भाई, देखो ध्यान से, द फर्स्ट वर्ड ऑफ स्पीसीज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। नहीं, स्पीसीज का जो पहला वर्ड होता है वो स्मॉल लेटर से चालू होता है, और जीनस का जो पहला लेटर होता है वो आपका कैपिटल लेटर से चालू होता है, जो कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का रूल है। तो रूल फॉलो यहाँ पे नहीं हुआ, तो इस वजह से स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है। ठीक है, सही स्टेटमेंट क्या होगा, सही तरीके से नाम इसका हम लोग ऐसे लिखेंगे, MAN, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, भाई लिखा ना भाई, MANGI फेरा और INDICA, ये जो है आपका मैंगो का साइंटिफिक नेम है। इसमें जो पहला वर्ड है जीनस का वो कैपिटल है और स्पीसीज का स्मॉल है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, राइट का है हो गया, और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन इटैलिक्स एंड रिटन इन लैटिन। बायोलॉजिकल नेम्स इटैलिक्स में होते हैं और रिटन करते हैं हम लोग लैटिन में। अभी लास्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा है कि आप उसको बायोलॉजिकल नेम्स को इटैलिक्स में लिखते हो या फिर उसको सेपरेटली अंडरलाइन कर दो। ये सेपरेटली वाला हमारा काम नहीं, इटैलिक्स हमारा काम है। तो यहाँ से आप इसको गलत बोल सकते हो स्टेटमेंट को। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा उलट पुलट किया है। एक्चुअल स्टेटमेंट होना चाहिए था बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन लैंग्वेज एंड रिटन इन इटैलिक्स। इसी वजह से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है। सेकेंड है दे आर लैटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। हाँ, सेकेंड एनसीईआरटी की लाइन है, सही है। कैसे, मान लो कोई और लैंग्वेज में उसका नाम होगा, उसको हम लोग लैटिन में डिराइव करते हैं, लेकिन एट दी एंड बायोलॉजिकल जो नेम होता है वो लैटिन में ही लिखना होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ठीक है, चाहे वो किसी भी दूसरी लैंग्वेज में हो, उसको हम लोग लैटिन में कन्वर्ट करते हैं, उसका लैटिन में क्या नाम हो सकता है वो हम निकालते हैं। तो ओवरऑल जो है बायोलॉजिकल नेम आपका लैटिन में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो है देखो पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथ स्टेटमेंट 1 बोथ वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम्स आर सेपरेटली अंडरलाइन। अच्छा, ये तो रिपीट हो गया, तो इसमें क्या था, सेपरेटली, ये पहला सही था ना इसमें, और दूसरा गलत है इसका। स्टेटमेंट 1 क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेम ऑफ ऑथर अपीयर्स आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट एंड इज रिटन इन अबरेटेड फॉर्म। एनसीईआरटी की लाइन है, सही है। स्पेसिफिक एपिथेट मतलब होता है स्पीशीज, स्पीशीज को ही स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। लाइक जीनस को हम लोग जीनेरिया भी बोल देते हैं, राइट, वैसे ही। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। और सेकंड स्टेटमेंट है प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। सेकंड भी सही है। जो पूरा प्रोसेस है ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रोसेस है ओवरऑल जो भी आता है एक ऑर्गेनिज्म को अरेंज करने में सिस्टमैटिक मैनर में, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग टेक्सोनॉमी बोलते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो मतलब इसका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, या बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 क्या है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, ये बहुत ही सही स्टेटमेंट है। ये टेक्सोनॉमी एक ओवरऑल प्रोसेस है जिसमें ये सारी चीज़ें आती है। कैरेक्टराइजेशन करना होता है, हमें आइडेंटिफाई करना होता है, उस चीज़ को क्लासीफाई करना होता है, फिर उसका नेमिंग करना होता है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के थ्रू। ठीक है, देयर आर 4 बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी। हाँ भाई, ऊपर ही तो देखा हमने, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये 4 बेसिक प्रोसेस है टेक्सोनॉमी के। तो सेकंड स्टेटमेंट भी जो है वो सही है। सिस्टमैटिक takes into account evolutionary relationship between organism। लास्ट सेशन में मैंने बताया था सिस्टमैटिक्स क्या होता है। सिस्टमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी वेयर वी स्टडी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। अब कैसे हम लोग आपस में स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म के बीच की रिलेशनशिप को बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में उनके क्या सिमिलरिटी थी या नहीं थी, उसके बेस पे हम लोग उनके बीच की रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। तो उसी ब्रांच ऑफ स्टडी को हम लोग सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही दिख रहा है हमको। सेकेंड है सिस्टमा नेचुरा और पब्लिश्ड बाय लीनियस। ये तो फैक्ट है, ये मतलब इसको क्या बोलोगे, याद करना पड़ेगा इसको। लीनियस ने दिया था सिस्टमा नेचुरा, पूरा नाम क्या था, कैरोलस लीनियस। ठीक है, मैंगो हैज ऑर्डर एनाकार्डियेसी। स्टेटमेंट 2 मैंगो हैज फैमिली सेपिंडल्स। बताओ भाई, जो मैंगो का जो ऑर्डर होता है वो एनाकार्डियेसी नहीं होता है, और मैंगो की जो फैमिली होती है सेपिंडल्स नहीं होती।
ये वो नहीं होता, वो नहीं होता क्या मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था CEAE आता है, प्लांट फैमिलीज को डिनोट करता है। आखिरी में किसी भी वर्ड के CEAE आ रहा है वो प्लांट की फैमिली को डिनोट करता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं मैंगो हैज़ ऑर्डर एनाकार्डियेसी, तो ये गलत हो गया। अब आपको सेपिंडल्स की जानकारी ना भी हो तो आपका स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा। कैसे? मैंगो हैज़ फैमिली सेपिंडल्स। अभी मैंने आपको बताया कि फैमिलीज में, प्लांट फैमिलीज में CEAE आता है। अब यहाँ पे मैंगो की फैमिली क्या बोलता है? सेपिंडल्स, जो कि गलत होगा, वहाँ पे CEAE नहीं आ रहा है। आप इसके लिए श्योर ना हो कि ये इसकी फैमिली है, बट आप ये तो जानते हो कि प्लांट फैमिलीज के एंड में CEAE आता है, पर यहाँ तो सेपिंडल्स दिया है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी जो है वो आपकी गलत है। बाय द वे, जो मैंगो की एक्चुअल फैमिली होती है वो एनाकार्डियेसी होती है, बट इसकी भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी आपको तो भी आप ये सवाल सॉल्व कर ले जाओगे अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया है कि प्लांट फैमिलीज के एंड में CEAE आता है, ठीक है। सो इसमें बोथ स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अब है नेक्स्ट स्टेटमेंट, सोलेनम इज अ जीनस इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक नाइग्राम एंड नोटेटम। स्टेटमेंट 2 है मैंजीफेरा एंड पेंथ्रा आर जीनस। सो मैंजीफेरा इंडिसम जीनस फर्स्ट में आता है, स्पीशीज सेकंड में आता है, मैंजीफेरा मतलब जीनस। पेंथ्रा लियो नाम का साइंटिफिक नेम है, पेंथ्रा पहले में आ रहा है, हाँ जीनस, दोनों जीनस है भाई। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला देखते हैं। सोलेनम इज अ जीनस, सोलेनम नोटेटम पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। सोलेनम पहले में आता है, मतलब जीनस पहला, फिर नोटेटम आपका स्पीशीज हो जाएगा। सो नोटेटम आपका स्पीशीज है, बट यहाँ पे दे रहा है कि सोलेनम इज अ जीनस इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक नाइग्राम एंड नोटेटम, तो ये गलत है। यहाँ पे एक्चुअल होना चाहिए था सोलेनम इज अ जीनस इंक्लूड्स स्पीशीज लाइक नाइग्राम एंड नोटेटम। तो जो फैमिलीज नहीं होती भाई, जो नोटेटम है वो फैमिली नहीं, वो स्पीशीज है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है और दूसरा जो है वो सही है, ठीक है। वीट हैज़ फैमिली पोआसी, हाँ भाई फैमिली के आगे पोआसी आता है। अब आपको इतनी ही इन्फॉर्मेशन है तो आप एक एजुकेटेड गैस मार सकते हो, बट एक्चुअल में आपको याद करना पड़ेगा। वीट हैज़ फैमिली पोआसी, ठीक है। वीट इज़ अ डाइकोट, नो, हमें पता है 9th-10th क्लास का क्वेश्चन है भाई। वीट इज़ अ मोनोकोट। और NCERT का जो एंडिंग में लिविंग वर्ड के टेबल दिया है ना, वही टेबल से एक क्वेश्चन मैंने बनाया है। सो आपको टेबल पढ़ने का मन नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं, ये 20 जो क्वेश्चन है इनको आप याद कर लो, आपका पूरा लिविंग वर्ड रिवाइज हो जाएगा ईच एंड एवरी लाइन। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा मेडिकल के एग्जाम में और 12th बोर्ड में। इसी से तो आप फ्रेम करोगे, अपने वर्ड में लिखोगे क्वेश्चन को। स्टेटमेंट 1, डॉग्स एंड कैट्स आर इन सेम ऑर्डर बट इन डिफरेंट फैमिलीज, एंड पेट्यूना एंड धतूरा आर इन फैमिली सोलानेसी। पेट्यूना, हाँ सेकंड स्टेटमेंट सही है, सोलानेसी फैमिली है, उसके अंदर जो आए वो आपके दो जीनस आते हैं जो है पेट्यूना और धतूरा, ठीक है। तो सेकंड तो सही है। पहला है डॉग्स एंड कैट्स आर इन सेम ऑर्डर बट इन डिफरेंट फैमिलीज। डॉग्स एंड कैट्स जो होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं, तो ये दोनों कार्निवोरा ऑर्डर में है और कार्निवोरा एक ऑर्डर है, ठीक है। और डिफरेंट फैमिलीज में भी होता है। कैसे? डॉग की फैमिली को बोलते हैं कैनिडी और कैट की फैमिली को बोलते हैं फेलिडी। ये NCERT की लाइन से पैराग्राफ्स में लिखी है, उसको मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में डाला, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। हो सकता है आपको लगे कि पहला स्टेटमेंट गलत है, बट एक्चुअल में ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमंस हैव फैमिली होमिनिडी एंड ऑर्डर डिप्थेरा इंक्लूड इन क्लास इंसेक्टा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि इसमें CEAE नहीं आ रहा है फैमिली के एंडिंग में। नहीं भाई गलत है मैंने क्या बोला, CEAE प्लांट फैमिली के एंडिंग में आता है, और जो एनिमल्स होते हैं उनके फैमिली के एंडिंग में AE आप जनरली नोट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे AE आ रहा है, और एक्चुअल में ह्यूमंस की फैमिली का नाम होमिनिडी होता है। आपका जो टेबल है, आई गेस वो रेड कलर का एक टेबल है बड़ा सा, उसमें दिया हुआ है, ठीक है। ऑर्डर डिप्थेरा इंक्लूड अ क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्थेरा इंक्लूड अ क्लास इंसेक्टा, गलत है भाई आपको पहली बार इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये सही है, बट एक्चुअल में गलत है। आप क्या करते हो, स्पीशीज आपका सबसे पहले आता है स्पीशीज, देन आपका आता है जीनस, देन आपका आता है फैमिली, देन आपका आता है ऑर्डर, देन आपका आता है क्लास, देन आपका आता है आपका किंगडम आता है, ठीक है। सॉरी फाइलम आता है, फिर आपका किंगडम आता है, ठीक है।
यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर डिप्थेरा इंक्लूड क्लास इंसेक्टा। जो ऑर्डर है वो क्लास को इंक्लूड करता है? नहीं भाई, जो क्लास है वो एक ऑर्डर को इंक्लूड करती है। एक क्लास में कई सारे ऑर्डर हो सकते हैं, एक ऑर्डर में कई सारी क्लास नहीं हो सकती। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको डिप्थेरा की जानकारी नहीं भी थी, इंसेक्टा क्लास की जानकारी नहीं भी थी, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है कि स्पीशीज देन जीनस देन सो ऑन, ठीक है, अगर आपको ये क्लियर ऑर्डर किंगडम से स्पीशीज तक का, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टेटमेंट 1 नेक्स्ट क्वेश्चन का है, प्राइमेटा एंड कार्निवोरा प्लेस्ड इन सेम क्लास। हाँ भाई सही है, जो प्राइमेटा होता है और कार्निवोरा होता है ये सेम क्लास में, कौन सी क्लास में, मैमेलिया क्लास में। एनसीईआरटी की लाइन है, प्राइमेटा एंड कार्निवोरा सेम क्लास मैमेलिया में, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड है, गिबॉन, गोरिल्ला एंड कैट आर इंक्लूडेड इन क्लास मैमेलिया। स्टेटमेंट 1 अभी हमने पढ़ा, कार्निवोरा में आ जाएगा आपका कैट, प्राइमेटा में आपका आ जाएगा गिबॉन, गोरिल्ला, ठीक है, तो ये तीनों ही जो है वो क्लास मैमेलिया में आ जाते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलम इज द हाईएस्ट कैटेगरी इन टैक्सोनॉमी। फाइलम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। सेकंड स्टेटमेंट सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। फाइलम, दो फाइलम को हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर एंड डोर्सल, या हॉलो है या डोर्सल है या वेंट्रल हॉलो है या डबल है, न्यूरल सिस्टम कैसा टाइप का है, उसके बेस में हम लोग जो है दो फाइलम को डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। सो सेकंड स्टेटमेंट एनसीईआरटी की लाइन है वैसे ये सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है। कैसे गलत है कि जो हाईएस्ट कैटेगरी होती है टैक्सोनॉमी की वो किंगडम होती है, ना कि फाइलम। किंगडम के बाद जो आता है वो आपका फाइलम आता है, तो फाइलम आपका कह सकते हो कि सेकंड हाईएस्ट कैटेगरी होता है, फर्स्ट आपका किंगडम होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत हो जाती है, सेकंड सही है। अब स्टेटमेंट 1 है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन का, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जनरली ये भूलने वाले पॉइंट होते हैं, उनके बीच में ही मैंने क्वेश्चंस बना दिए ताकि आपको ये याद हो जाए, क्योंकि पीछे का बाकी आपको ये सब याद होगा, कॉन्शियसनेस क्या होता है, ये सब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये सब आपको याद होगा, बट ये जो चीज़ें हैं ना ये आप भूलते हो, तो उसके लिए मैंने इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में दे दिया। और इन 20 क्वेश्चन को रिवाइज करने में आपको मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, एक क्वेश्चन को 20-30 सेकंड में आप हिसाब लगा लो, आपका आई थिंक 3 से 5 मिनट आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा या उससे भी कम। स्टेटमेंट 2 क्या है, कॉन्वोल्यूसी एंड सोलानेसी आर इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। हाँ भाई ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, ये तो इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। कॉन्वोल्यूसी जो फैमिली है और सोलानेसी जो फैमिली है, फैमिली कैसे, CEAER, ये दोनों ही फैमिली जो है ये आपकी ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में आती है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस आर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ भाई सही है, जो 3 है एनसीईआरटी में 3 और एक्चुअल में भी 3 होती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करती है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से, मतलब नॉन लिविंग में ये चीज़ें नहीं होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है जो किसी नॉन लिविंग में देखने को आपको नहीं मिलेगी। वो 3 प्रॉपर्टी क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स का होना, नॉन लिविंग में सेल्स नहीं होता। सेकेंड, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ये आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है कि रिएक्शंस करना, केमिकल कंपाउंड्स को तोड़ना, उनको जोड़ना, तोड़ना मतलब कैटाबॉलिक, जोड़ना मतलब एनाबॉलिक, ये दोनों को मिला के हम लोग मेटाबॉलिक बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, है ना। ये आपको नॉन लिविंग्स में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ आपका कुछ रिएक्शंस होती है जिसमें आपका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड टूट रहा है, लैब में आप करते हो, बट वो लिविंग रिएक्शंस है, वो लिविंग थिंग्स नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। और कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस, आप सेल्फ अवेयर होना कि हाँ ये है, यहाँ पे आप इसका रिस्पॉन्स कर सकते हो, जो कि नॉन लिविंग में कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये 3 डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। एंड सेकंड स्टेटमेंट है, ग्रोथ इन नॉन लिविंग आर इंट्रिंसिक। सेकंड गलत हो जाती है, ग्रोथ इन नॉन लिविंग लाइक माउंटेन्स बड़े होते हैं, कैसे होते हैं, बाहर से ऑल लेयर्स उनमें सैंड की आती है हवा से उड़ के, जो बाहर जमती है और जिसकी वजह से उनका साइज और बड़ा होता है। सो वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, ना कि इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, ना कि नॉन लिविंग्स में, ठीक है। अब एक और स्टेटमेंट, ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शंस, ठीक है। ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शंस। हाँ ये स्टेटमेंट सही है एनसीईआरटी की लाइन में, अब इसको मैं समझाऊंगा कि कैसे।
Property of cellular organelle are not present in molecular constituent of organelle but arise as a result of interaction among molecular component comprising the organelle. एक ऑर्गेनल का एग्जांपल दो, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एक सेल कैसे फंक्शन करती है? एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया काम करेगा, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करेगा, आपका गोल्जी बॉडीज काम करेंगी, ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे। उससे क्या है कि ये पूरा सेल जो है वो फंक्शन करता है। सो यहाँ पे दिया ऑल लिविंग फिनोमिना ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस। अंडरलाइंग इंटरेक्शंस का मतलब यही है जो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं सेल के अंदर, उसी वजह से लिविंग फिनोमिना होता है। एक नॉन लिविंग और लिविंग में डिफरेंशिएट होता है। और यहाँ पे दिया प्रॉपर्टी ऑफ सेल ऑर्गेनल आर नॉट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, लेट्स से जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो जिससे बना हुआ है, जिस मॉलिक्यूलर कंपोनेंट से वो बना हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें वो प्रॉपर्टी नहीं होगी जो एक माइटोकॉन्ड्रिया में वो प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एनर्जी बनाता है, बट वो जिस इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, जिस इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से बना है, उनमें वो प्रॉपर्टी नहीं होगी एनर्जी बनाने की। वो एक एग्रीगेशन है, वो सब मिल के बना रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, फिर वो एनर्जी बना हुआ है। तो वही यहाँ पे कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ सेल ऑर्गेनल आर नॉट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट। उनकी मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट मतलब जिससे वो बने हैं, उनमें वो प्रॉपर्टी नहीं होती है, बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स। जब वो मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उससे वो प्रॉपर्टी जनरेट होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है और फर्स्ट भी सही है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नहीं आया तो फिर कमेंट में बता देना मेरे को, मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा आपको फिर से। Families are characterized on the basis of both vegetative, reproductive features of plants। हाँ भाई, एनसीईआरटी की लाइन। फैमिलीज जो होती है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेस में क्लासीफाई करते हैं। जैसे फाइलम को नोटोकॉर्ड के बीच में और बेस में और न्यूरल सिस्टम के बेस में हम लोग क्लासीफाई करते हैं, वैसे ही फैमिलीज को इस तरीके से करते हैं, ठीक है। ऑर्डर है मैनी क्लास। फिर वही क्वेश्चन याद करो, डिप्थेरा वाला ऑर्डर, डिप्थेरा है क्लास इंसेक्टा, वही वाला क्वेश्चन है, वैसे ठीक है। वन क्लास कैन हैव मैनी ऑर्डर बट वन ऑर्डर कैन नॉट हैव मैनी क्लास। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। मैं समझा चुका हूँ क्यों गलत है, वो डिप्थेरा वाला एग्जांपल आप देख सकते हैं। कीज आर एनालिटिकल इन नेचर, एनसीईआरटी की लाइन एकदम सही है। कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। दो कैरेक्टरों में उनमें से खाली एक कैरेक्टर जो है वो सिलेक्ट होता है कीज में, ठीक है। सो बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलकर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर एनी इम्प्रोवाइजेशन। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि क्या मैं और इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ। आपको मैं समझा रहा हूँ वो तरीका आपको समझ आ रहा है कि नहीं, और इसमें आपको लगता है कोई मिस्टेक है तो आप मुझे बताइए, मैं उसमें इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको समझ आया तो थैंक यू लिखिए कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगता है भाई, थैंक यू सुनने में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।